गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। प्रेरणा, दिनेश, राम, रोहित, प्रियांशु, अवनिवेश, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई सभी को, राम राम भाई। और जल्दी से कमेंट होना चाहिए। क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? आप जानते हैं भाई, नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। और नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं क्लास में कि हर एक चैप्टर के बाद कम से कम एक पेज आप छोड़ दिया करें, वन साइडेड पेज आप ब्लैंक छोड़ दें। क्योंकि कोई भी चैप्टर हमेशा पूरा नहीं हो सकता। आपके पास जब प्रैक्टिस करते हैं तब कोई नए क्वेश्चन अगर आपको नजर आते हैं और उस समय आप उसको अपने चैप्टर के साथ ऐड कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको परफेक्ट बना देगा। तो प्रैक्टिस करने पे सीखने को मिलेगा जो आपके चैप्टर के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो रिकॉल कर दें, जो कर दे एक बार डिफरेंस। प्रियांशु रिकॉल कर दे एक बार, किसका डिफरेंस वही पूछ रहे हैं आप मुझसे। तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आज के लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। देखो, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बजट के बारे में, लेकिन आपको बहुत आराम से समझना है भाई यहां पर कि सर जब हम बात बजट की करने वाले हैं तो बजट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको कवर करनी होंगी। ठीक है भाई, मैं एक बार बाद में बताऊंगा। तो बजट में आपको क्या क्या याद करना होगा। आज लॉन्ग लेक्चर तो नहीं होगा, उतना ही लेक्चर रहेगा जनरली, लेकिन बजट से रिलेटेड आपको पहले पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा मेरे साथ। जो मैं आपसे कहूंगा सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, और जब मैं आपसे कहूं लिखने के लिए तब लिखिएगा। तब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस में लगातार करता हुआ चलूंगा, आप बस उसकी टेंशन मत लीजिए भाई। अब देखो, अगर हम बजट बनाते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हमारे देश की सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है। हमारे देश की केंद्र सरकार भी और हमारे देश की राज्यों की सरकारें भी बजट बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। लेकिन क्यों बनाती हैं बजट सरकारें हमारी? देखो, बजट बनाने की जरूरत क्यों है सरकार को? क्योंकि सरकार के पास पैसा आता है, सरकार के पास इनकम आती है और सरकार उस इनकम को खर्च करती है। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है कि लगातार इनकम आती रहती है और लगातार पैसा खर्च होता रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि सर, जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है और जितनी नीड है एक्सपेंडिचर करने की, उसके कंपैरेटिवली कम पैसा आता है। यानी हमारे पास, जैसे एक व्यक्ति के पास संसाधन सीमित है, देश की सरकार के पास भी संसाधन सीमित हैं। इसीलिए सरकार को अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, अपने पैसे का बेस्ट यूज करने के लिए, अपने लिए बेस्ट सिलेक्शन करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करने के लिए सरकार एक प्रोसेस तैयार करती है, एक प्लान तैयार करती है। उसी प्लान को हमने बजट कहा है। तो बजट जनरली क्या है कि बजट आने वाले समय में कितनी इनकम होगी, आने वाले समय में कितने एक्सपेंसेस होंगे, उसका एक प्लानिंग की जाती है सरकार द्वारा, ताकि रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज किया जा सके। इसी को बजट कहा गया। अगर सरकार बजट ना भी बनाती तो भी काम चलता रहता देश में, लेकिन वहां पर हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज होने की उम्मीद रहती कि हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि बजट हमेशा हमें इंफॉर्मेशन जो देता है वो किस चीज की देता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जनरली तौर पर देखो, हम ये कहते हैं कि बजट जो आता है सर, ये 1 फरवरी को लाया जाता है। फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को लाया जाता है जनरली तौर पर 1 फरवरी को। जैसे कि अभी 1 फरवरी 2023 को हमारा बजट लाया गया। अब जो बजट में इंफॉर्मेशन दी गई होगी हमें, वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की दी गई होगी। 31 मार्च 2024 तक की। अब क्योंकि ये हमें कब दिया जा रहा है, 1 फरवरी को, और बात कब की हो रही है सर इसमें, अप्रैल से लेकर मार्च तक की, आने वाले समय की। यानी ये समय अभी हमारा फ्यूचर में है, 2 महीने के बाद आएगा। ऋषि का भी वेट कर लो, मैं डाउट में ले लूंगा आपके क्वेश्चन आज के, लेकिन अभी पहले इस पॉइंट को समझ लो। तो आपने ये कहा बेसिक तौर पर कि सर ये 2 महीने बाद का होगा जनरली तौर पर, और 2 महीने बाद जो होगा ये अगला साल शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल से ही साल शुरू होता है, यानी ये हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक के लिए। और अब अगले साल की जो जानकारियां हमें दी जाएंगी, वो जानकारियां कैसी होंगी सर? वो एस्टिमेटेड होंगी, क्योंकि हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। अभी एग्जैक्ट नहीं पता हमें कि कितना खर्चा होगा और कितनी इनकम होगी, लेकिन उसका अनुमान लगाया जा सकता है। यानी अगले साल की अनुमानित जानकारियां दी गई होती हैं बजट में। एक बात ध्यान से सुनना,
लेकिन ऐसा नहीं कि बजट में सिर्फ यही होगा, इस बजट में इसके अलावा देखो ये भी होगा। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 2023 तक की जानकारी भी होगी, 31 मार्च 2023 की जानकारी भी होगी। ये जो वर्ष है सर 2022 से 2023, अगर 1 फरवरी के हिसाब से देखोगे, ये 1 फरवरी 2023 के, तो ये साल जो हमारा ये करंट ईयर है, चल रहा है हमारा, ये ईयर चल रहा है अभी, फरवरी इसी के बीच में आएगा। अब जो हम क्या करते हैं बजट में, जो आने वाला साल है उसकी तो एस्टिमेट देते हैं, जो साल चल रहा होता है उसकी वैल्यू को बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यू। उसकी वैल्यू को रिवाइज किया जाता है, यानी संशोधित किया जाता है। संशोधित का मतलब घटाना या बढ़ाने से होता है, चेंज करने से रिलेट होता है बेसिकली, कि सर ये अंदाजा लगाया था। अब अंदाजा एक्यूरेट तो नहीं होता ना, कभी उसमें बढ़ाना भी पड़ता है, कभी उसे घटाना भी पड़ता है, तो उसको एस्टिमेट कर, रिवाइज कर। और इसमें एक जानकारी दी गई होगी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की। अब ये जो वर्ष है ये हमारा खत्म हो चुका है। ये वर्ष अगर आप इसके हिसाब से देखो तो ये बात हमारी प्रीवियस ईयर हो गया, ये हमारा लास्ट ईयर हो गया, ये हमारा खत्म हो चुका है वर्ष। और जब वर्ष खत्म हो जाएगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। उसकी हमें क्या वैल्यू पता चलेगी? एक्चुअल वैल्यू, यानी कि वास्तविक वैल्यू पता चलेगी हमें 2021 से 2022 की। यानी आपसे मैं कहूं कि बजट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है बताओ, तो आप कहोगे बजट हर साल हमें 3 इंफॉर्मेशन देता है। जो साल चल रहा है, जो चल रहा है उसकी रिवाइज, जो आने वाला है उसकी एस्टिमेट, जो खत्म हो चुका है उसकी एक्चुअल जानकारियां देता है। अब जैसे मान लो आपसे मैं कहूं कि बताओ जब 1 फरवरी 2024 को बजट आएगा, जब 1 फरवरी 2024 को बजट आएगा अगले साल, अब आप मुझे आंसर करके बताओ सर इसमें 2024-25 की जानकारी होगी, हाँ। इसमें 2023-24 की जानकारी होगी, जी हाँ। इसमें 2022-23 की जानकारी होगी। ऐसा ही होगा या बताइए? नहीं, बताइए मुझे। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा होगा। जो 2024-25 आने वाला होगा उसकी जानकारी एस्टिमेट होगी, अनुमान लगाया गया होगा। जो 23-24 की जानकारी इस साल एस्टिमेट है, इस साल एस्टिमेट है, वो अगले साल क्या हो जाएगी? रिवाइज हो जाएगी। जो इस बार रिवाइज है वो अगले साल क्या हो जाएगी? वो एक्चुअल हो जाएगी। इस तरीके से 3 ऑप्शन आते। अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, मैं इसीलिए कहता हूं पढ़ना अलग बात है, प्रैक्टिस करना अलग बात है। पढ़ने से क्वालिफाई नहीं होता स्टूडेंट। आप मुझे बताओ बजट में क्या दिया होता है? एस्टिमेट, रिवाइज, एक्चुअल, ऑल ऑफ अबव। बजट में क्या दिया होता है? एस्टिमेट, रिवाइज, एक्चुअल, नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या करोगे? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बजट हमें क्या प्रोवाइड करता है तो क्या जवाब होगा? बताएं भाई, क्या आंसर करेंगे सर? तो बजट हमें एस्टिमेट भी देता है, रिवाइज भी देता है, एक्चुअल भी देता है। सर होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। और सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? रिया नन ऑफ दीज कह रही हैं, प्रियांशु सी कह रहे हैं, यानी कि एक्चुअल कह रहे हैं। मुझे ये बताइए ना, पढ़ना अलग है ना, अभी बताऊंगा मैं आपको। अब इसका जवाब क्या होगा? देखो ये तीनों सही हैं इसलिए ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये तीनों सही हैं इसलिए नन ऑफ दीज तो लग नहीं सकता। भाई नन ऑफ दीज का मतलब होता है गलत होना। अब गलत नहीं है तीनों, सर ये तीनों सही हैं। अब इन तीनों में से मुझे किसी एक को मानना पड़ेगा। तो जनरली तौर पर हम बजट को किस वे में मानते हैं? तो जनरली तौर पर बजट जो होता है वो आने वाले साल की जानकारियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर नॉर्मल वे में मैं बात करूं तो बजट हमेशा आने वाले समय की बात करता है। ये तो आपको मैं डिटेल कवर करा रहा हूं, इसलिए मैंने बता दिया। जब हम छोटे से और छोटे एग्जाम में जाते हैं ना, तो वहां पर तो ये बताते भी नहीं है कि सर इसमें एक्चुअल भी होता है, इसमें रिवाइज भी होता है। उन्हें तो सिर्फ ये बताते हैं कि एस्टिमेट होता है। आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर रहा हूं मैं साथ में। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बार ना सोचना पड़ेगा कि सवाल ये तीनों सही थे, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा आंसर होगा? वो एस्टिमेट होगा। प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो ऑप्शन 1 जाएगा। चलिए भाई, अब बात समझ में आ गई सर। अच्छा,
अब बजट लाया कब जाता है, बजट बनाता कौन है, पहली बार किसने लेकर आया, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। जल्दी से मेरे साथ ध्यान से देखेंगे भाई इसे। भाई चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। और बजट को ही बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, इसी का नाम है। हेडिंग डालो आज की, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना नेशनल इनकम के बाद, बजट को ही या फिस्कल पॉलिसी, हिंदी में बजट या राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट, बजट इज ए डिटेल ऑफ गवर्नमेंट receipts and payments। बजट सरकार की प्राप्तियों व भुगतान का ब्यौरा है, डिटेल है। और इस डिटेल में क्या होगा बताओ, ऋषिका सर समझ नहीं आ रहा, ओहो हो मेरे भाई, ये बड़ी बात है ऋषिका भाई, ये समझ नहीं आई आपको बात, सही से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बताना कि नोट करनी थी प्रीवियस नहीं। देखो जब मैं नोट करने को कहूं तब करिएगा, मैं अपने तरीके से मैं लिखवाऊंगा। भाई मुझे एक बात बताओ कि बजट में हम कोई भी अंदाजा लगाते हैं, कोई भी एस्टिमेट करते हैं। भाई आप जो एस्टिमेट करते हो ऋषिका, मान लो आपने ये सोचा है कि अगले महीने, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, आपने ये सोचा है कि अगले महीने मेरे 1,000 रुपए खर्च होंगे, मुझे ये काम करना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मेरे 1,000 रुपए खर्च होंगे फॉर एग्जाम्पल। कि ये जरूरी है कि 1,000 ही खर्च होंगे अगले महीने? सर हो सकता है कि शॉपिंग करने गए, वहां पता चला कि रेट बढ़ चुके हैं, हम जो सोच कर गए थे हमारे खर्चे 1,100 हो गए। या ये हो सकता है कि हम सोच के गए थे 1,000 रुपए लेकिन खर्चा 900 में ही चल गया, कुछ रेट कम हो गए, कुछ चीजें सस्ती मिल गई हमें, ऐसा हो सकता है। तो बजट ये है कि हमें आने वाले समय की जानकारी दे रहा है, ये मैंने कहा। अब इस समय की जानकारी को हम क्या करते हैं, जब अगले साल की बात करते हैं तो एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यही एस्टिमेट क्या होता है, फिर हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं अगली बार में, और फिर इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं, वास्तविक बनाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं 1,000 रुपए खर्च होगा, ये वास्तविक बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगते हैं, क्योंकि बजट 1 साल की जानकारी है। तो इसीलिए अब ये कहा कि जब हम 2023-24 का बजट लेकर आए हैं, 2023-24 की जो जानकारी है, मान लो एस्टिमेट, इस बार के बजट में वो 23-24 की जानकारी को अगले साल हम रिवाइज करेंगे, फिर उसके अगले साल हम उसको एक्चुअल बनाएंगे। इसलिए 3 जानकारियां बजट में होती हैं। तो बजट में हमेशा 3 साल की जानकारियां होती हैं। अब मैंने क्या कहा आपसे, क्या चीज होती है सर इसमें, देखो पहली चीज होती है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर। याद रखना, ऐसे लिखो मेरे साथ, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष की, जो आने वाला समय है, यानी अगले वर्ष की अनुमानित वैल्यू, अगले वर्ष की अनुमानित वैल्यू होगी इसमें सारी चीजों की। जो वर्ष चल रहा है, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ करंट ईयर, चालू वर्ष की या वर्तमान वर्ष की, चालू वर्ष की संशोधित वैल्यू, रिवाइज्ड कहते हैं इसे, संशोधित वैल्यू। और उसके बाद जो वर्ष आता है सर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर भी कह सकते हो उससे, पिछले वर्ष की वास्तविक वैल्यू। तो हर बजट हमें 3 इंफॉर्मेशन देता है, पिछले वर्ष की वास्तविक वैल्यू। चलिए अब यहां पर सवाल ये आएगा कि सर जो बजट है हमारे देश में,
इसको बनाने के बारे में कहां लिखा हुआ है? देखो, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो टॉपिक याद रखना भाई, तो हमारे देश के संविधान में, इसलिए चलिए भाई, अच्छी बात है भाई राजू। देखो भाई, तो अब यहां पर सवाल आता है कि हमारे देश के कौन से संवैधानिक आर्टिकल में बजट के बारे में देखो इंफॉर्मेशन दी है। तो बजट को संविधान में पहले याद रखना, बजट गिवन एज, हमारे संविधान में इसका नाम बजट नहीं दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान में बजट को, अगर पूछे कि संविधान में बजट को क्या कहा गया है, मैं बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अच्छा, संविधान के कौन से आर्टिकल में ये बात है? देखो, बजट कोई भाषा का शब्द ही नहीं है एक्चुअल में, इसीलिए। तो अब याद रखना, संविधान में आर्टिकल 112 और 202 हैं। जो 112 वाला आर्टिकल है, ये कहता है कि सेंट्रल बजट के बारे में, कि केंद्र सरकार जो होगी वो बजट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट की बात होगी, भारत सरकार का बजट होगा, जो हम पढ़ेंगे एक्चुअली। और आर्टिकल 202 जो है हमारा, आर्टिकल 202, 202 आर्टिकल, ये बताता है कि हमारी जो राज्य की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये भी अपना बजट पेश करेंगी। तो याद रखना, आर्टिकल 202 में राज्य सरकारों का बजट और 112 में केंद्र सरकार का बजट, इस बारे में बात की गई। अब इसे नोट कर लीजिए आराम से, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। नोट कर ले भाई इसे। सर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, बात इंडिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है, ये तो आप समझ जाएंगे। इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में। चलिए, अच्छा, अब एक सवाल ये बनता है कि सर बजट आता है, लेकिन बजट को बनाने का काम किसका है भाई? कोई दूसरा डिपार्टमेंट या मंत्रालय? क्योंकि बजट क्योंकि हर साल आता है, तो कौन है इसको बनाने के लिए तैयार करने वाला? और एक सवाल ये भी है कि जो बजट लाया जाता है, ये कौन लेकर आता है, कब लेकर आता है, कौन पास करता है बजट को, बजट को कब से लागू किया जाएगा, बजट के खर्चे कहां से होंगे, बजट से पहले क्या होगा, बजट के बाद क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले समझिएगा, इसको आपने मेरे साथ साथ डन कर लिया है। केंद्र के बजट के बारे में, राज्य के बजट के बारे में, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया। अब देखो ध्यान से, तो सवाल यह है कि बजट कौन तैयार करता है? तो बजट को बनाने के लिए देखो, मैं आपको बताऊं, पहले हमारे देश में एक मंत्रालय है जिसका नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग काम करते हैं। कितने विभाग? 6 विभाग। तो जो वित्त मंत्रालय है, इस 6 विभाग की बात अगर मैं करूं, उनमें से एक विभाग की जिम्मेदारी है बजट बनाना। तो कई बार तो एग्जाम में क्या मिलेगा? मंत्रालय का नाम मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार विभाग का नाम मिलेगा, तो विभाग की बात आप करोगे तो आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट। बजट फॉलो किसका किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। या भाई, बजट तो दोनों ही फॉलो होते हैं। हम क्योंकि तैयारी जो कर रहे हैं वो नेशनल तैयारी कर रहे हैं, हम इंडिया के बजट की बात करेंगे। जो लोग यूपी, जैसे मान लो कोई अपने स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहा है, अपने स्टेट का कोई एग्जाम देना चाह रहा है, तो अपने राज्य की बजट की तैयारी भी कर सकता है एग्जाम में, बट हम नहीं करेंगे उसकी। तो आपसे कहो कि बजट सॉरी प्रिपेयर्ड बाई, कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। याद रखिए भाई, बजट बनाने का काम किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? बजट को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, कई बार मंत्रालय पूछेगा, कई बार विभाग पूछेगा, वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों का विभाग बनाता है। आर्थिक मामलों का विभाग
बनाता है। तो बजट बनाने की जिम्मेदारी इसकी हो गई। अब सवाल है कि बजट आएगा कब, हमारे सामने पेश कब होगा। देखो, बजट का एक रूल है। वो रूल ये है कि फरवरी का जो पहला वर्किंग डे होगा, पहला वर्किंग डे होने का मतलब ये है कि सर 1 फरवरी, अगर छुट्टी है तो 2 या 3 या 4 जो भी होगा, फरवरी महीने का ही पहला वर्किंग डे होगा। अब सवाल ये कि ये वित्त मंत्री लेकर आएंगे, ये भी ठीक है, लेकिन कहां पर लेकर आएंगे? देखो, संसद में। और संसद में दो सदन होते हैं हमारे, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में। संसद के किसी भी सदन में जनरली तौर पर ऐसा होता है कि लोकसभा में आता है, जनरली ऐसा होता है। पर रूल नहीं है ऐसा कोई। कई बार राज्यसभा में भी आया हुआ है इससे पहले भी, लेकिन ज्यादातर जो है लोकसभा में। तो आप कहोगे सर, अगर पूछता है कि बजट कौन बनाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, लेकिन बजट को प्रेजेंट कौन करता है भाई? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस समय निर्मला सीतारमन जी हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑन, और कब करती हैं? ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसके किसी एक हाउस में इसको किया जाएगा। तो हिंदी में क्या कहेंगे आप इसे? बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर, फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में पेश करती है। तो यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी पेश किया जा सकता है। करती हैं या करता है, इस समय महिला है तो करती हैं, कह दिया मैंने। बात वही है, यहां पर याद रखना। अब जब ये बजट आ जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है बनने के बाद, अब देखो याद रखना है कि सर ये बजट को फिर पास कराया जाता है। और बजट को पास कराया जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। बजट को अप्रूवल दिया जाएगा, बिना अप्रूवल के लागू नहीं होगा। अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। तो जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का यहां जो मतलब है वो लोकसभा से है, प्लस राज्यसभा से भी अनुमति चाहिए, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति तो साइन कर ही देते हैं। जो बहस होती है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट में होती है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं सर। तो यानी कि बजट को मंजूरी के बिना लागू नहीं होगा, बजट को संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है, को संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है। ठीक है, वो पास करती है तब ये लागू होता है। और कब से लागू होता है? तो हम जानते हैं बजट हमेशा नए साल से लागू होगा, और ये नया साल होता है 1 अप्रैल। बजट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, क्योंकि वही हमारा नया साल है देश का। और तब से बजट लागू होता है, हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की बात होती है। ये फैक्ट बातें हैं, बिल्कुल फैक्ट बातें। कब आएगा, कौन लाएगा, कब पेश करेंगे, कौन से आर्टिकल में आएगा, इसको नोट करिए पहले तो, और डन करिए जल्दी से। इसको एक बार डन कर दीजिए।
चलिए भाई, अच्छा अब देखिएगा ध्यान से। तो जो हमारे पास बजट आता है सर, इस बजट में क्या होगा? अब सवाल ये पूछता है कि बजट में जो एक्सपेंसेस होते हैं, बजट के जो खर्चे होते हैं, वो कहां से होंगे। देखो मेरी बात को थोड़ा सा टेक्निकली समझना। अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हो ना, मजेदार पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। सवाल मेरा यह है कि बजट के एक्सपेंसेस जो होंगे वो कहां से होंगे, बजट के जो सारे खर्चे होंगे वो कहां से होंगे। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना कि बजट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, बजट के जितने व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस डन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं सरकार की संचित निधि है ये। और इसके बारे में जो डिटेल है ना, वो आर्टिकल 266(1) में दी गई है। याद रखेंगे, बजट के सभी व्यय भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। कहां से? भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। और ये कहां पर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि संचित निधि का क्या मतलब होता है, मैंने कहा इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 266 में दी गई। अब देखो, ये पॉलिटी में पढ़ोगे आप लोग, डिटेल में पढ़ोगे पॉलिटी पढ़ते समय। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं बस। देखो हमारे पास जो पैसा आता है वो जनरली तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सरकार जितना भी टैक्स लेती है या बाकी जो कुछ भी लेती है सरकार हमसे, हम उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। लेकिन 2 मेजर हैं जो अब भी पढ़ेंगे आगे सर। एक का नाम है कंसोलिडेट, एक का नाम है कंटिंजेंसी। देखो क्या होगा, जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा उसमें से 30,000 करोड़, कितना? 30,000 करोड़ इसको अलग कर दिया जाएगा इमरजेंसी के लिए, और बाकी पैसा अलग रख दिया जाएगा। तो जो इमरजेंसी के लिए रखा जाएगा उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड, और जो बाकी पैसा होगा जितना भी होगा उसे बोलते हैं कंसोलिडेट फंड। अब मान लीजिए कि कोई भी खर्चा करना होगा, कोई भी एक्सपेंस करना होगा, तो सरकार संसद में पास कराएगी और अपने पैसे से, अपने कंसोलिडेट फंड से खर्च करेगी। लेकिन जब कभी इमरजेंसी होगी, मान लो जब सरकार काम नहीं कर रही होगी, सरकार छुट्टी पर होगी, तो उस समय इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार का इंतजार नहीं किया जाएगा। तब राष्ट्रपति हैं हमारे, प्रेसिडेंट है हमारे, उनको ही अधिकार होगा कि वो इमरजेंसी वाले पैसे में से जो 30,000 करोड़ अलग रखे सर हमने, उनमें से निकालकर वो खर्च करा दें। तो ये जो प्रोसेस होगा, जो कंटिंजेंसी होता है, उसको इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। ये 30,000 करोड़ का ये राष्ट्रपति के आदेश पर होगा, और बाकी पैसे को कंसोलिडेट कहते हैं, और यहां से सारे खर्चे सरकार करती है। तो अगर ये पूछे कि बजट के एक्सपेंसेस कहां से होंगे, तो आपका जवाब ये है कि बजट के एक्सपेंसेस जो होंगे सर, रिपीट सर स्लाइड को एक बार रिपीट कीजिए ना, पूरी स्लाइड को रिपीट करूं भाई ऋषि का। भाई आपका फोकस नहीं बन रहा मुझे लग रहा है क्लास पर पूरी तरीके से। भाई मैं पूरी स्लाइड को रिपीट करूंगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। भाई आप सोचिए ना, मैंने इतनी देर में ये बात समझाई कि बजट कौन से मंत्रालय या कौन से डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है। तो आपने कहा बजट बनाने की जो जिम्मेदारी है, तो आप क्या कहोगे सर? बजट बनाना जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्थिक मामलों का विभाग, इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग है सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजट पेश करने का काम किसका है? देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का है, जो कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को किया जाता है। बजट को पास पार्लियामेंट करेगी, बजट 1 अप्रैल से लागू होगा, और बजट के सारे खर्चे जो होंगे वो कहां से होंगे? कंसोलिडेट फंड से होंगे। मैंने कहा सरकार के इमरजेंसी पैसे को छोड़कर बाकी पैसे को कंसोलिडेट फंड कहते हैं। बजट के सारे पैसे यहीं से होंगे। और याद रखना सर, कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। मिनिमम अमाउंट कितनी होगी इसके लिए कोई रूल नहीं है यश। कंटिंजेंसी के लिए रूल है 30,000 करोड़, बाकी सारा रिमेनिंग पैसा कंसोलिडेट में होगा। अब मेरी बात समझना। अब सवाल देखो हमसे ये भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा कि सर हमारे देश में ठीक है कि बजट लाया जाता है कंटिन्यू, लेकिन बजट जो है सबसे पहला कौन लेकर आया था? जब आजाद हुआ हमारा भारत, उस समय बजट कौन लेकर आया था? महिला के द्वारा बजट कौन लेकर आई सबसे पहले? सबसे ज्यादा बजट कौन लेकर आया अब तक? पहली बार डिजिटल बजट कौन लेकर आया देश में? या फिर बजट में पहले रेलवे का बजट? ध्यान से सुनो मेरी बातें। पहले क्या होता था, देखो जो रेलवे का बजट था ना वो अलग आता था, जो रेल का बजट था वो अलग आता था, और जो नॉर्मल बजट था वो अलग आता था। इसको बोलते थे जनरल बजट।
तो ये शुरुआत में तो एक साथ आया करते थे, फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया। 1924 में क्या करा, रेलवे के बारे में अलग से बजट आने लगा, जिसमें सिर्फ रेल की जानकारी होती थी और बाकी सबकी जानकारी जनरल में आती थी। लेकिन 2016 तक क्या हुआ कि सर ये दोनों अलग अलग आए। 2016 तक ये दोनों अलग अलग आए और 2016 के बाद सर 2017 से फिर ये दोनों को क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया। यानी अब रेलवे का कोई भी बजट अलग से नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो? अब रेलवे का कोई भी बजट जो है वो अलग से नहीं आएगा। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया कोई बैंक है क्या? नहीं, ये उस पैसे का नाम है, ये सरकार के पैसे को बोलते हैं। सरकार इस पैसे को कंसोलिडेट नाम देती है, जहां से बजट के खर्चे होते हैं सारे। अब आप कहोगे सर ये 1924 में अलग होके 2016 तक आया, तो सवाल ये बना अलग करने के लिए किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कोई कमेटी बनती है, याद रखो, कोई कमेटी बनती है सर, और वो कमेटी ये बताती है कि अब हमें अलग कर देना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। या फिर वो कौन सी कमेटी है जिसने ये कहा कि नहीं, इसको अब मिला देना चाहिए, इन दोनों को क्या कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, इनको एक कर देना चाहिए। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है सर इसके अंदर। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप वेट करेंगे बस उसके लिए। चलिए भाई, अब देखिए भाई, अब हमसे क्या क्या पूछेगा। देखो पहला सवाल ये पूछेगा, आपको इसी के आगे कंटिन्यू करना है, जो हम पढ़ रहे थे सर उसी की बात को कंटिन्यू करना। तो अभी तक हमने क्या लिखा था, बजट के खर्चे। अब आगे देखो, इसी में आगे चलो आप। अगर पूछता है भारत में पहला बजट कौन लेकर आया, तो देखो याद रखो, भारत में जो पहला बजट आया है, इस पहले बजट को देखो कब लाया गया था, 7 अप्रैल 1860 को लाया गया। 7 अप्रैल 1860 में लाया गया। ये पूछेगा एग्जाम में, भारत में सबसे पहला बजट कब आया, 7 अप्रैल 1860 को। जब लेकर आए इसको जेम्स विल्सन। एक्चुअली तब तो भारत आजाद नहीं था, आप जानते हैं, और ब्रिटिशर्स का रूल चलता था, ब्रिटिश क्राउन का रूल चलता था। तो जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति जिन्होंने भारत में पहला बजट पेश किया था। अगर पूछे आजादी के बाद का पहला बजट, तो आजादी के बाद का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को आया था, आजादी के बाद। और वो लेकर आए थे आर के शनमुखम चेट्टी, जो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे सर। देश का पहला वित्त मंत्री कौन था आजादी के बाद, वही लेकर आए थे देश का पहला आजादी के बाद का बजट, आर के शनमुखम चेट्टी। अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, तो देखो 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है एक व्यक्ति के नाम। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं, 10 बार बजट पेश किया उन्होंने सर, उनका नाम है मोरारजी देसाई। आज मैं फैक्ट करा रहा हूं सारे, तो 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है। समझ पा रहे हैं? अगर पूछेगा कि पहली महिला कौन है बजट पेश करने वाली, तो याद रखना पहली महिला 1970 में बनी थी। यानी 1970 से पहले किसी महिला ने बजट नहीं लाई थी भारत में। और वो महिला कौन हो सकती है, देश की उस समय की प्रधानमंत्री भी थी, तो इंदिरा गांधी थी वो पहली महिला जो कि बजट लेकर आई थी 1970 में। उससे पहले कोई महिला भारत में बजट नहीं लाई थी। भारत में पहला जो डिजिटल बजट आया है 2021 में, डिजिटल का मतलब है सर अब पेपर यूज नहीं होता, क्योंकि कोरोना के बाद कोई पेपर को हाथ नहीं लगाता है। अब जो है धीरे धीरे होने लगा दोबारा से शुरू, लेकिन अब टैबलेट पर आता है। और ये जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, इस समय जो हमारी मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा यहां पर लाया गया था पहला डिजिटल बजट कोरोना के बाद। निर्मला सीतारमन जी, 21 का बजट है
जो पहला रेलवे का बजट है ये 1924 में आया था, मैंने कहा अभी आपसे। उस समय जो मंत्री थे हमारे जॉन मथाई थे। जॉन मथाई के पास रेलवे का विभाग था। 1924 में, आजादी से पहले ही आ गया था अलग होकर। और 2016 में आखिरी बार आया जब हमारे रेलवे का मंत्रालय सुरेश प्रभु के पास था। जो रेल मंत्रालय है वो सुरेश प्रभु के पास था, तब ये आखिरी बार हमारा रेलवे का बजट आया, मैंने बताया ना आपको। और ये रेलवे का बजट यानी हमारे नॉर्मल बजट में कब मिल गया? तो आप कहोगे सर 2017 में ये दोनों मिल गए। 2017 में दोनों एक हो गए, ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि सर इसके बाद अलग नहीं आया, आखिरी बार 16 में आया था। ये किसने कहा था अलग करने के लिए? तो 1921 में एक कमेटी थी जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। उस कमेटी ने, एकवर्थ इंसान का नाम है ये, उस कमेटी ने ये कहा था कि हमें रेलवे का जो बजट है वो अलग कर देना चाहिए, क्योंकि रेलवे एक बड़ा डिपार्टमेंट है। अलग करके बजट लाओगे तो अच्छा फोकस बनेगा उस पर। लेकिन 2016 के बाद नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है, इस नीति आयोग के बनने पर, और इस नीति आयोग के एक मेंबर हैं विवेक देबरॉय। तो कई बार नीति आयोग लिखेगा, कई बार विवेक देबरॉय कमेटी लिखेगा। ये बंगाल से इसलिए विवेक आता है। और इसे बिल्कुल नोट करिएगा एक एक लाइन को। एक एक लाइन जैसे मैंने बोर्ड पर लिखी है वैसे आप लिखोगे, तो ऐसे ही आप पूरी पूरी बात लिखो। फर्स्ट बजट इन इंडिया, आप लिखो टाइम और उसके बाद लिखो उसका नाम। हिंदी वाले हिंदी में कॉपी करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कॉपी करें। लेकिन जैसे आपने अभी तक इंफॉर्मेशन लिखी वैसे इसको नोट करिए, इसे नोट करेंगे। ये सब पूछेगा एग्जाम में, कौन सा बजट कब लाया गया। लिखे भाई, इसे 2 मिनट दे रहा हूं पूरे आपको लिखने के लिए। अगर सवाल है गौरव फर्स्ट बजट तो 1860, 1860 वाला। बिल्कुल, नीति आयोग पढ़ते हैं, वही हमारी 5 ईयर प्लान भी लाता है सर। बिल्कुल। नहीं भाई, एग्जैक्टली तो ऐसा कोई व्यक्ति का नाम नहीं पता मुझे।
वो आपको देखना पड़ेगा, अभी बताएंगे बिल्कुल प्रेरणा, बट कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं उसकी है आपको। ऐसे ही करिए नॉर्मली, ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर हो जाएगा। तो आपने ये बात नोट कर ली तो यस कह दो बस, जल्दी से। अब लोग भाई स्पीड में काम करो थोड़ा सा। तो सर हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम लेंगे पूरा, कोई भागना तो नहीं है ना जल्दी से। सर पूरा टाइम लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, एक एक बात पता होनी चाहिए कि बजट में क्या होगा। अब देखो ध्यान से कि एक नीति आयोग वही है जो सर 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया, बिल्कुल वही है। एक वर्थ कमेटी ने इसको अलग होने को कहा, विवेक देबरॉय कमेटी ने इसको जोड़ने को कह दिया वापस से। 16 में आखिरी बार आया, 17 में वापस से मर्ज हो गया। पहले बजट शाम को आया करता था लेकिन अब सुबह में आता है, जनरली उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि सर लास्ट लाइन यह है कि जो रेल बजट है और जो हमारा नॉर्मल बजट जनरल बजट है, इनको एक कर देने की बात आई कि इनको अलग अलग रखने की अब जरूरत नहीं है। तो ये बात किसने रिकमेंड, किसने सिफारिश करी कि एक कर लो? ये बात नीति आयोग ने कही कि अब इन दोनों को एक कर देना चाहिए। तो पहले दो बजट आते थे, एक रेलवे का अलग और जनरल अलग, अब एक ही आता है बस, सिंगल बजट। अब मेरी बात समझना, तो देखो हमारा जो बजट बनता है, ये बात तो कंफर्म है सर कि इंडिया का जो बजट है वो हमेशा लॉस में बनता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिया का जो बजट है वो जनरली तौर पर कैसा बनता है? आप कहोगे सर इंडिया का बजट जो है वो लॉस वाला बनता है। देखो लॉस में आने के पीछे कारण क्या है, घाटे का बजट क्यों बनता है? देखो दुनिया में 3 तरह के बजट होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं बजट के टाइप्स के बारे में, तो दुनिया में 3 तरह के बजट आ सकते हैं। पहला, इसी के आगे चल रहे हैं हम भाई, फैक्ट हो गए हमारे अब बजट में। एक आता है जिसे कहते हैं सरप्लस बजट, यानी कि आधिक्य बजट, हिंदी में आधिक्य कहते हैं। एक आता है बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट, यानी संतुलित बजट। और एक आता है देश में डेफिसिट बजट, यानी घाटे का बजट। डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट। अब देखते हैं भाई जनरली तौर पर इसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम देश की ये कहते हैं कि जो टोटल रिसीट है, यानी देश के अंदर जो हमारी सरकार है उसको जो पैसा मिलता है, जो टोटल रिसीट है यानी कि कुल प्राप्तियां सरकार करेगी एक साल में, जो पैसा आएगा, जब वो ज्यादा हो टोटल एक्सपेंडिचर के मुकाबले, जितना हम खर्च करने वाले हैं एक साल में, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कम हो और इनकम ज्यादा हो, भाई सीधा सा लॉजिक ये है कि जिस देश में लोगों की आय ज्यादा हो, जहां सरकार की आय ज्यादा हो, वो बराबर होगा, अगर यानी हिंदी में अगर मैं कहूं, जहां कुल प्राप्तियां अधिक हों कुल व्यय से, तो वो देश के बजट को सरप्लस कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं, जो टोटल रिसीट से है, कुल प्राप्तियां कर रही है सरकार, वो बिल्कुल बराबर हो टोटल एक्सपेंडिचर के, तब इसको क्या कहा जाएगा? इसको संतुलित कहा जाएगा। बिल्कुल मैं वेट कर लेता हूं भाई, कोई बात नहीं, इसको एक बार आप देखो ध्यान से। और जब ये कहा जाए कि टोटल रिसीट जो है वो कम हो और टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, जब इनकम कम हो और खर्चे ज्यादा हो, तब उसको क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे। अब इंडिया का जनरली किस में आता होगा? और इंडिया का ही नहीं, याद रखना, इंडिया एंड मोस्ट डेवलपिंग नेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर मैं आपको पिछली स्लाइड दोबारा दिखा देता हूं। इंडिया एंड मोस्ट डेवलपिंग नेशन। देखो जिन देशों में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं, जो तरक्की नहीं कर पाए, अभी विकसित नहीं बन पाए हैं, सर ऐसे देशों में ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है। ऐसे देशों में सरकार की आय कम होती है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना तक, यहां पर भी याद रखना। तो आप कहोगे सर इंडिया और मोस्ट डेवलपिंग नेशंस हैव ए डेफिसिट बजट। सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि इंडिया में ऐसा हो रहा है सर, ये बहुत देशों में ऐसी स्थिति होती है। इसके पीछे कारण मैं बताऊंगा। तो भारत व अधिकांश
विकासशील देशों में, शील देशों में घाटे का बजट पेश किया जाता है। तो ज्यादातर देशों में जो बजट है वो घाटे का बजट होता है, ज्यादातर देशों। अच्छा, अब बात यह है, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट वेट करें भाई। अब देखो मेरी बात समझो। अब आप कहोगे सर कि घाटे का बजट लाया जाता है तो इससे क्या फायदा क्या नुकसान है। देखो, जब कोई बजट घाटे का होगा भाई, दो चीजें ध्यान रखना। इफ ए बजट इन डेफिसिट, अगर कोई देश की सरकार है, इसका मतलब यह है कि जितनी उसकी इनकम है सर वो उससे ज्यादा खर्च करेगा, तो इसका मतलब उसको उधार लेना पड़ेगा। भाई सीधा सा लॉजिक है, मैं आपसे कहूं आपकी इनकम है 10,000, खर्चे आप कर रहे हो 15,000, इनकम है 50,000, खर्चे कर रहे हो 70,000, कहां से होगा खर्चा। तो आप कहोगे सर ये खर्चा कहां से होगा। अगर ये बजट घाटे में होगा किसी देश का, तो उस देश के अंदर क्या होगा, तो कंट्री का जो डेट होगा, कंट्रीज डेट इंक्रीज करेगा। तो कंट्री के ऊपर जो उधार होगा, देश के ऊपर जो कर्ज होगा, देश के का जो उधार है, जो कर्ज है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि हमें उधार लेना पड़ेगा सर उस पैसे को कहीं से। फिर ऐसा क्यों कर रही होती है देश, सोचिए जरा। मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा इस बात पर। हमारे देश की इनकम एक साल की है लगभग 27 लाख करोड़। अब बात समझना सर, हमारे देश की जो इनकम है वो कितनी है इस बार 2023 में, वो 27 लाख करोड़ की है। और हमारे जो खर्चे हैं इस बार के वो कितने हैं, 45 लाख करोड़। अब आप मुझे बताइए कि सर इस 47 लाख करोड़ के 27 लाख करोड़ के इनकम है और हमारे देश के खर्चे जो है वो 45 लाख करोड़। सर इसका मतलब है कि हमारे पास कितना कम है, 18 लाख करोड़। डेवलप्ड कंट्रीज कब कहा जाता है, डेवलप कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जब वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो जाता है और ऐसे देशों में फिर खर्चे रुक जाते हैं। क्योंकि ऐसे देशों में डेवलप है, सड़कें बन चुकी हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन चुके हैं, अब सिर्फ मेंटेन करना। हमारे देश में क्या है, अभी सर अभी स्कूल नहीं बने प्रॉपरली जितने चाहिए, इस हॉस्पिटल नहीं बने, अभी सड़कें नहीं बनी हैं, अभी बहुत खर्चे बाकी हैं। अब आप मुझे बताओ कि हमने इस साल कितना उधार लिया। मैं सिर्फ बात एक साल की कर रहा हूं, 2023 की कर रहा हूं बस। तो हमने 18 लाख करोड़ का उधार लिया है सर, 18 लाख करोड़ इन जस्ट 1 ईयर। अच्छा, अब इस 18 लाख करोड़ में से ध्यान से समझना कि सर अगर मान लो हम उधार नहीं लेते तो क्या होता। अगर उधार ना लेते, क्यों बनाया इतना लंबा बजट। सर ये 27 का ही बजट बनाते हैं, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। हम 27 का बजट बनाते तो अब जरा सोचिए सर, 45 के बजट में से 27 के बजट पे आ जाते तो कितने सारे एयरपोर्ट जो बन रहे वो रुक जाते, कितनी सारी सड़कें जो बन रही है उनको रोकना पड़ता, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज जो बन रहे उनको रोकना पड़ता, जो बहुत सारे गरीबों को पैसे दे रही है सरकार उनको रोकना पड़ता। भाई 18 लाख करोड़ अगर कम खर्च करेंगे तो खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा ना कहीं से। तो इससे क्या होता, जो हमारा देश का डेवलपमेंट है वो रुक जाता। तो देखो याद रखना, घाटे के बजट का एक फायदा भी तो है ना, एक नुकसान है कि उधार बढ़ेगा, एक फायदा भी तो है। सर ये पैसा उधार लेकर ही आ रहा है, लेकिन बना तो देश में सड़क स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रहा है, देश में एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बना रहा है, बसेस बना रहा है, देश में एनवायरमेंट अच्छा कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं सब बताऊंगा अभी कि सरकार उधार कहां से लेती है, सब बताऊंगा। अभी देखो ध्यान से, तो आपने कहा सर इसका एक फायदा भी तो है। एक फायदा यह है कि इससे कंट्रीज डेवलपमेंट इंक्रीज करता है, क्योंकि इससे देश में डेवलपमेंट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि सर ये पैसा देश के डेवलपमेंट में ही तो खर्च होगा। अगर बजट घाटे का है तो याद रखना, इससे देश में विकास में वृद्धि होगी, देश का विकास बढ़ेगा, उधार भी बढ़ेगा, विकास भी बढ़ेगा। मुझे पता आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आ रहे हैं और उनके आने की जरूरत भी है, पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी तो होगा ना इसी पैसे से। तो चाइना डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग, चाइना डेवलपिंग है, चाइना डेवलप नहीं। और ऐसा मत सोचिएगा कि सर डेवलप है तो घाटे का बजट नहीं आ सकता। अभी अमेरिका है, अमेरिका पिछले काफी समय से कोरोना के बाद से नुकसान में है, तो अमेरिका का बजट भी घाटे का आ रहा है इस समय। तो ऐसा नहीं कहा मैंने कि भाई डेवलप हो गया तो घाटे का नहीं आ सकता। अमूमन ये मैंने कहा कि इंडिया जैसे देशों में, जो डेवलपिंग वाले देश होते हैं, ज्यादातर ऐसे देशों में घाटे का ही आता है। डेवलप में भी परेशानियां हो सकती हैं।
समय परेशानी ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है, परेशानी जापान में हो सकती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बजट अपना कितना बना रहे हैं। तो बजट हमारे आने का इसका फायदा होगा। लेकिन हमारे देश की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम घाटे में तो हैं सर। उतनी बड़ी प्रॉब्लम घाटे की नहीं है सर। डेफिसिट बजट का एग्जांपल G20 प्रोग्राम है। नहीं, G20 से कोई लेना देना नहीं है। G20 से तो कोई लेना देना नहीं है भाई। चलो अब बात समझो सर, हमने कितना उधार लिया, ध्यान से देखना। हमने इस बार उधार लिया है 18 लाख करोड़। अब ध्यान से देखो भाई, कितना उधार लिया हमने इस साल? लगभग 18 लाख करोड़ लिया सर। और मैं आपको बताऊं, इसमें से हमने 11 लाख करोड़ रुपए किसके दे दिए? ब्याज के। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किसी से 18 रुपए लिए और उसी को वापस दे दिए 11 रुपए। आपके ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया आपकी बार? 18 का। लेकिन आपकी जेब में रुके कितने? 7, ओनली 7। क्यों सर? 11 वापस दे दिए। यानी कि हमारे ऊपर सर पुराना वाला उधार इतना है। अभी मेरी बात समझो, तो हमारे ऊपर पुराना वाला उधार इतना है सर कि उसका ब्याज मिलाकर मैं बात करूं, अगर बात समझ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? तो उसका ब्याज मिलाने से हमारे पास कितना हुआ? तो आप कहोगे सर यहां पर ब्याज बनता है एक साल में 11 लाख करोड़ का, हम 18 का भी उधार लेते हैं। इसका कहने का मतलब इस 18 में से अगर हम 11 पे करते हैं सर, हमारे पास बचता कितना है? हमारे देश के डेवलपमेंट में कितना इस्तेमाल हो पाता है? ओनली 7। बाकी तो वापस चला जाता है। अब ऐसे देशों को क्या बोलते हैं सर? ऐसे जितने भी देश हैं दुनिया में, जो देश अपना ब्याज भी उधार लेकर दे रहे हैं। सोचिए जरा, हम कौन सी स्थिति में है सर? हम अपने पैसे का जो ब्याज है उधार का, वो भी उधार लेकर दे रहे हैं। इसे बोलते हैं, ऐसे देशों को बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ऐसे देशों को बोलते हैं सर डेट ट्रैप। डेट ट्रैप है। ऐसे देशों को बोलते हैं ऋण जाल। यानी भारत एक ऋण के जाल में फंस गया है सर। अब ये जाल कैसे बनेगा सर? अगली बार सोचिए क्या होगा। अगली बार सर जो पुराना ब्याज है 11 का फिर से आ जाएगा। 11 11 तो हर साल आता रहेगा, और जो नया उधार है 18 लाख करोड़ का, वो और बढ़ जाएगा। तो 18 का ब्याज और जोड़ दो उसमें, तो आप कहोगे सर 11 की जगह अगली बार 12 का ब्याज हो जाएगा। अब 12 को देने के लिए 20 लेना पड़ेगा, फिर 12 की जगह 13-14 होगा तो उसको लेने के लिए, यानी हम लगातार ब्याज बढ़ता जाएगा और लगातार उधार लेते रहेंगे। हम जाल में फंस गए इसके अंदर। इसे कहते हैं डेट ट्रैप। यानी जब ऋण का ब्याज नया ऋण लेकर भुगतान करें, यानी जब ऐसी स्थिति में हो कि अपने ब्याज को देने के लिए भी नया लोन लेना पड़े, तो याद रखना इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हेन टेकिंग ए न्यू लोन टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन के इंटरेस्ट को देने के लिए आशीष पूछ रहे 2017 में विलय करने को कहा था विवेक देबरॉय कमेटी ने, जो कि नीति आयोग के मेंबर थे। इसलिए कई बार नीति आयोग भी आ सकता है या विवेक देबरॉय कमेटी भी आ सकता है। अब मुझे एक बात बताइए कि इतनी बात समझ में आई या नहीं, कि सिर्फ घाटे का बजट आने का भी फायदा होता है अपने आप में, वो ना हो तो नुकसान हो जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा। तो हम डेट ट्रैप में क्यों कहेंगे भारत को, उसके पीछे के कारण समझ में आया, क्योंकि सर यहां से शुरुआत होती। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं अभी। स्लाइड नंबर 2 है, जो भी नंबर है इसका, इसको नोट करिए। भाई वर्षाताल, अभी तो शुरुआत हुई है ना क्लास की। अभी से इतना मत पूछिए कितनी क्लास लगेंगी सर। सर जितना मन होगा उतना लोन लेंगे, या फिर रिस्ट्रिक्शन है? देखो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कुलदीप, हम जितना चाहे लोन ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये रिस्ट्रिक्शन लोन आता कहाँ से, अभी क्लियर हो जाएगी बात कि सर कोई प्रतिबंध है या नहीं इसके ऊपर। लेकिन पहले मैंने कहा ये नोट कर लिया होगा आपने। अब उम्मीद करता हूं अब आप इसको नोट करिए आराम से, साथ साथ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कुछ चीजें और बाद में लिख सकते हैं।
लोन लेती कौन है? हमारी भारत की सरकार। भाई सरकार बजट बनाएगी तो सरकार उसका लोन लेगी, तो हमारे देश की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो लोन लेती है भाई। तो हमारी भारत की सरकार जो है वो लोन लेती है इसके लिए। और इस लोन को दिया किसके लिए दिया जाता है? बिल्कुल हो जाएगा संतोषी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए भाई, और लोन किससे लेते हैं मैं वो भी बताऊंगा, बिल्कुल आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा मेरे दोस्त, अभी वेट करते हैं। चलो अब देखो भाई, लोन कहां से आता है। पर ये लोन आता कहां से है उसको देखो। देखो जो लोन लिया जाता है, पहले इस बात को समझो उसे कहते क्या है। देखो इसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। बात को समझना, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। अगर पूछता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, देखो पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह होता है बजट की कमी या घाटा है, जो बजट की कमी या घाटे को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए उधार की व्यवस्था या ऋण की व्यवस्था, उधार का प्रबंधन, यानी किस तरीके से हम इस घाटे को पूरा करें, इसको मैनेज करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है ना सरकार को। उसके लिए क्या करते हैं सरकार, देखो टू टू मैनेज शॉर्टेज ऑफ बजट, या ऐसे, एक मिनट, हाँ, मैनेजमेंट ऑफ लोन टू फुलफिल शॉर्टेज ऑफ बजट। तो बजट की जो कमी है, जो घाटा है, उसके लिए कहां से आएगा सर? इस बार की कमी, इस बार का घाटा है 18 लाख करोड़ रुपए, ये कहां से आएंगे? अब देखो इसमें दो चीजें हैं। एक कहती है इंटरनल सोर्स, बजट की कमी को पूरा करने का जो उधार है वो कहां से आएगा, उसमें एक तरीका है इंटरनल सोर्सेज, यानी आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब है देश के अंदर से पैसा होगा। आंतरिक स्रोत का मतलब देश के अंदर से पैसा होगा। देश के अंदर का मतलब है हम आरबीआई से लेंगे। देश के अंदर से क्या मतलब है? आरबीआई से उधार लेंगे, तो आरबीआई हमें उधार देगा, और देश की जनता से उधार लेंगे। तो जो देश की जनता है और आरबीआई है वो देश का अपना है,
इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज। अब आपको समझ में आएगी बात कि सर देश के अंदर से भी ले सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी देश के बाहर से लिया गया उधार एक्सटर्नल सोर्सेज कहते हैं, बाह्य स्रोत कहते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब बाह्य स्रोत है। बाह्य स्रोत का मतलब है हम किसी देश से उधार ले सकते हैं, अमेरिका से, रशिया से, किसी अन्य देश से उधार लेना, किसी अन्य देश से उधार लेना, ये हो सकता है। ये आपने सुना होगा कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ वगैरह होते हैं, उन संगठनों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उधार लेना। तो आरबीआई से ले सकती है सरकार, या जनता से ले सकती है देश में, तो इसको क्या कहेंगे सर, हम इसको कहेंगे इंटरनल। और जब देश को किसी और कंट्री से लेंगे या देश किसी संगठन से लेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। ये बात समझने की जरूरत है। सर आरबीआई तो चलिए नोट छाप कर देगा, कोई देश भी दे देगा, कोई संगठन भी दे देगा, जनता कैसे देगी, मैं कैसे दूंगा सरकार को, ये सोच रहे हो आप अभी। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पर थोड़ा समझना, सरकार बॉन्ड बेचती है। एक एग्जांपल समझो, सरकार कहती है कि आप हमसे बॉन्ड खरीद लो। बॉन्ड क्या होता है आगे बताऊंगा। बॉन्ड मान लो 1,000 रुपए की कीमत का है, 1,000 रुपए आप हमें आज दो, सरकार कह रही है 1,000 रुपए दो, हम आपको 2 साल बाद 1,200 रुपए देंगे। जैसे हम शेयर बाजार में लगाते हैं सर, हम जैसे कहीं बैंक में रखते हैं, वैसे हम सरकार के पास भी रख सकते हैं। मैंने सरकार को 1,000 रुपए आज दिए, सरकार ने उसका इस्तेमाल सड़क बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, कहीं भी कर दिया, काम में पैसा यूज कर लिया। अब सरकार ने वो 1,000 रुपए इस्तेमाल किए मेरे, ऐसे करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करके इस्तेमाल किए, वहां से इनकम जनरेट करके मुझे मेरे 1,200 रुपए दे दिए। तो ये मेरा जो पैसा है ना, जो मैं टैक्स में देता हूं, वो उधार नहीं होता, वो तो मैंने दे दिया सरकार को, हो गया। लेकिन जब मैं बॉन्ड खरीद के दूंगा 1,000 रुपए, 2,000, 10,000 रुपए, तो सरकार मुझे वापस करेगी कुछ समय बाद। ये मेरा सरकार के ऊपर उधार हो जाएगा, ये मेरा सरकार के ऊपर उधार हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जनता से भी उधार ले सकती है सरकार, इसको डेट वगैरह, बॉन्ड वगैरह इशू करना क्या। तो आज मैं इतना रख रहा हूं, मैंने इसको बताऊं, ये 3 क्लास का चैप्टर है मेरा, 3 क्लास लगेंगी इस चैप्टर को समझने में, मजेदार कंसेप्ट आएगा आपके पास। और मैं फिर कह रहा हूं मजेदार कब होगा, जब सवाल सारे हो जाएंगे। तो वेट करिएगा, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। यस का कमेंट कर दीजिए सभी लोग। सर बजट में जो कमी होती है वो हमेशा होती है, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, उसके पूरा करना। और वो कहां से, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह से पैसा आ जाए। अगली क्लास में रिवीजन कराऊंगा पहले और फिर आगे बढ़ूंगा आपके, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।